Hello everyone and welcome back to our YouTube channel Savvy Forensics. So friends, आज के इस वीडियो में हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली आज का हमारा ये जो वीडियो है यहाँ पर स्पेशली जितने भी तरह के आपकी हेड इंजरीज रहती हैं या उससे रिलेटेड कुछ आपके इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं उसके बारे में आज हम समझने वाले हैं। तो आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो हर एक चीज़ को बहुत ध्यान से समझते हुए चलिएगा। ठीक है, अभी स्टार्ट कर लेते हैं। और यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें कि जो आपकी हेड इंजरी होती है इसको हम कितने टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं, तो हेड इंजरी को क्लासिफाई करने के लिए एक तो होता है आपका टाइप जिसको हम बोलते हैं क्लोज्ड हेड इंजरी, और दूसरा होता है आपका ओपन हेड इंजरी। तो अब क्लोज्ड हेड इंजरी और ओपन हेड इंजरी के नाम से आपको हल्का फुल्का आइडिया लग रहा होगा कि क्लोज्ड हेड इंजरी किसका मतलब जो आपके हेड में आपके अगर किसी भी तरह की कोई भी चोट लगी है, कोई भी इंजरी कॉज हुई है, तो वहाँ पर आपके ब्रेन का कोई भी पार्ट ना तो आपके ब्रेन से आपके हेड से निकल के बाहर आया है और ना तो बाहर से कोई पार्टिकल आपके हेड के अंदर इंटर किया है। यानी कि आपका जो हेड है, स्कल है, वो एज इट इज़ वैसा ही रहेगा, बस उसके अंदर जो आपके न्यूरॉन्स होते हैं, जो टिश्यूज़ रहते हैं, उसमें डैमेज हुआ होता है। तो इस तरह की जब इंजरी होगी तो उसको हम बोल देंगे क्लोज्ड हेड इंजरी। ओपन हेड इंजरी की बात करें तो एग्जाम्पल मान के चलिए किसी इंडिविजुअल ने फायरिंग करी है और वो जो बुलेट निकली थी उस फायर आर्म से, वो बुलेट किसी दूसरे इंडिविजुअल के हेड के अंदर एंटर कर गई है। यहाँ पे जो बुलेट थी वो हेड के अंदर एंटर कर चुकी है। अब क्योंकि जो एक पार्टिकल फॉरेन पार्टिकल था वो आपके हेड के अंदर, आपके स्कल के अंदर एंटर किया हुआ है, तो यहाँ पर जो आपका स्कल वाला पोर्शन था, जो आपका हेड था, वो ओपन हो गया क्योंकि यहाँ से कोई एक पार्टिकल बाहर से अंदर गया है। अब यहाँ पर ये भी हो सकता है ड्यू टू फ्रैक्चर जो टिश्यूज़ होते हैं वो बाहर आ जाए, वो ओपनली आपको नज़र आने लगे। तो इस तरह की जब इंजरी कॉज होती है इसको हम बोलते हैं ओपन इंजरी। अब जो आपका क्लोज्ड हेड इंजरी रहता है, यहाँ पर जो आपके स्कल के अंदर एक मैटर अवेलेबल होता है जिसको हम बोलते हैं ड्यूरा मैटर, ये प्रॉपरली इंटैक्ट रहता है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये आपका टॉर्न हो जाएगा या ये जहाँ पर भी अवेलेबल होता है तो उससे अलग हो जाएगा, बस इसमें डैमेज कॉज होगा बट ये इंटैक्ट रहेगा, उससे अलग नहीं होगा। ओपन हेड इंजरी में क्या होता है, जो आपका ड्यूरा मैटर होता है ये टॉर्न हो जाता है, मतलब कि ये जो आपका ड्यूरा मैटर होता है हल्का सा डैमेज कर जाएगा और ये टॉर्न हो जाएगा, इसमें जो टिश्यूज रहते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, वो फट जाते हैं। तो इस तरह की जो इंजरी होती है जो कि आपके हेड में कॉज होती है उसको हम बोलते हैं ओपन हेड इंजरी। अब जो आपका ओपन हेड इंजरी होता है इसका एक दूसरा नाम भी होता है जिसको हम बोलते हैं पेनेट्रेटिंग हेड इंजरी। तो जैसे कि आपको नाम से समझ में आ रहा है, जो आपका ओपन का मतलब है वही आपका पेनेट्रेटिंग का, तो आप नाम से ही इंजरी का मतलब निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये तो हो गया आपका जो इंजरी रहती है उसका क्लोज्ड टाइप और जो ओपन टाइप होता है हेड इंजरी का। इसके अलावा यहाँ पर दो तरह के और टाइप होते हैं जिसमें से आपका पहला होता है प्राइमरी हेड इंजरी और दूसरा होता है सेकेंडरी हेड इंजरी। तो जो प्राइमरी हेड इंजरी रहती है इसका मतलब क्या होता है कि कोई एक इंडिविजुअल है, उसकी जिस टाइम पर इंजरी हुई है, कोई चोट लगी है किसी भी तरह का, बाई कार एक्सीडेंट या फिर गन शॉट वुंड है या वो कहीं पे गिर गया है तो आपके हेड के आपका चोट आई है, तो उस टाइम पे क्या होता है, जो सडन और जो प्रोफाउंड इंजरी होती है जो डायरेक्टली किसी जगह पर गिरने से या कार एक्सीडेंट में होती है, तो उसको हम बोलते हैं प्राइमरी हेड इंजरी। इसका दूसरा जो आपका सेकेंडरी हेड इंजरी होता है वो क्या होता है, जब आपका प्राइमरी हेड इंजरी होती है तो उसके बाद में कुछ चेंजेस होते हैं आपके ब्रेन के अंदर, जो टिश्यूज़ रहते हैं उसमें, या जो ऑपरेशन वगैरह चल रहा होता है उस टाइम पे कुछ चेंजेस होते हैं आफ्टर फ्यू आवर्स ऑफ प्राइमरी इंजरी, जो चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से आपका सेकेंडरी हेड इंजरी कॉज होती है। यानी कि प्राइमरी हेड इंजरी में चेंजेस की वजह से जो बाद में आपका प्रॉब्लम अगर और सीवियर हो जाती है तो वो चीज़ आपकी कहलाती है सेकेंडरी ब्रेन इंजरी, मतलब कि प्राइमरी इंजरी की वजह से ही आपकी सेकेंडरी ब्रेन इंजरी हुई है। तो यहाँ तक तो आपका हो गया जो हेड इंजरी है उसके कुछ बेसिक कंसेप्ट्स, बेसिकली जो बेसिक टाइप्स होते हैं वो हमने समझे हैं। इसके अलावा एक टर्म आता है जिसको हम बोलते हैं रिंग फ्रैक्चर। तो रिंग फ्रैक्चर जो रहता है आपका एक तरह का हेड इंजरी में ही रिलेटेड है। यहाँ पर होता क्या है कि जो आपका, अगर हम बात करें स्कल की बेस की तरफ से अगर हम देखें तो बेस की तरफ से आपको क्या क्या नज़र आएगा, एक तो आपको मैग्जिला नज़र आएगा जहाँ पर आपको टीथ वाले गम्स नज़र आएंगे, यहाँ पर पैलेट होता है,
और उसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें होती हैं सराउंडिंग में। इसके सेंटर में अगर हम बात करें तो आपको एक बड़ा सा होल नज़र आता है और उस होल को हम बोलते हैं फोरामेन मैग्नम। तो इसमें होता क्या है, जो आपका स्कल रहता है उसके इस पर्टिकुलर सर्कुलर पार्ट से जो आपका होल नज़र आता है जिसको हम फोरामेन मैग्नम बोलते हैं, यहाँ से जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड्स होती हैं, वो आपकी निकलती हैं। यानी कि स्पाइनल कॉर्ड्स जो रहती हैं वो इस फोरामेन मैग्नम से निकलते हुए जो आपकी वर्टिब्रीज जो रहती हैं उनके अंदर एंटर करते हुए पूरी बॉडी में आपकी डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं। यानी कि जो वर्टिब्रीज रहती हैं उनके सेंटर में एक कॉलम रहती है जहाँ से एक मेन आपकी स्पाइनल कॉर्ड की प्रोसेस निकलती है, स्पाइनल कॉर्ड पूरी निकलती है और फिर वो जाके आपकी पूरी बॉडी में सारे जो न्यूरॉन्स होते हैं वो सर्कुलेट होते हैं। तो ये हो गया आपका फोरामेन मैग्नम। अब इसमें होता क्या है कि इस तरह के फ्रैक्चर में जो फोरामेन मैग्नम होता है इसके सराउंडिंग में ही कुछ इस तरह से कुछ एक रिंग लाइक फ्रैक्चर कॉज होता है जब कोई पर्सन अपने बटक्स के बेस पर या फिर बहुत हाइट से गिर जाता है या फिर बहुत ज़्यादा उसके वर्टिब्रल कॉलम पर फोर्स अप्लाई होता है तो उसकी वजह से ऑसिपिटल बोन पर फोर्स जाता है। उस ऑसिपिटल बोन पर फोर्स जाने की वजह से आपके स्कल में फ्रैक्चर होता है और यहाँ पर जो फ्रैक्चर होता है वो बेसिकली फोरामेन मैग्नम के सराउंडिंग में एक सर्कल के फॉर्म में एक रिंग जैसा फ्रैक्चर कॉज होता है। तो इस तरह के फ्रैक्चर को हम बोलते हैं रिंग फ्रैक्चर। अब यहाँ पर जो आपकी हेड इंजरीज होती हैं इसके होने के भी दो टाइप्स होते हैं। एक तो होता है आपका डायरेक्ट इम्पैक्ट की वजह से, यानी कि जो भी फॉरेन पार्टिकल है वो डायरेक्टली इम्पैक्ट कर रहा है आपके बॉडी को और आपके हेड को स्पेशली, और जो दूसरा रहता है वो इनडायरेक्टली इम्पैक्ट कर रहा है। तो डायरेक्टली इम्पैक्ट का क्या मतलब हुआ कि जो भी फॉरेन पार्टिकल है, फॉरेन ऑब्जेक्ट है, चाहे वो कार एक्सीडेंट हो या फिर कोई भी आप कहीं पे गिर गए हो या कुछ भी ऐसी कंडीशन रही हो जहाँ पर आपका सर जो है डायरेक्टली किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से टकराया है जिसकी वजह से उसमें इंजरी कॉज हुई है, तो उसको हम बोलेंगे डायरेक्ट इम्पैक्ट की वजह से इंजरी कॉज हुई है। यहीं पर अगर कोई फोर्स जो है आपके बहुत हाइट से गिरने की वजह से आपके बटक्स पे अप्लाई हुआ है एंड देन वो ट्रैवल करते हुए आपके स्कल तक गया है या फिर वर्टिब्रल कॉलम पर हॉरिजॉन्टल आपका वर्टिकली बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई हुआ है जिसकी वजह से वो फोर्स आपके स्कल तक गया है, तो ये जब इस तरह का कोई फोर्स रहता है जो कि इनडायरेक्टली आपके स्कल तक ट्रैवल करके जाता है तो इस तरह के फ्रैक्चर को हम बोलते हैं इनडायरेक्ट इम्पैक्ट, क्योंकि यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट डायरेक्टली स्कल के कांटेक्ट में नहीं आता है, तो इसी वजह से इसको हम बोल देते हैं इनडायरेक्ट इम्पैक्ट की वजह से इंजरी कॉज हुई है। इसके अलावा यहाँ पर एक चीज़ और रहती है कि स्कल में जो इंजरीज कॉज हुई हैं उसके सीक्वेंस को डिटरमाइन करना, यानी कि कौन सी इंजरी पहले कॉज हुई है, कौन सी इंजरी यानी कि कौन सा फ्रैक्चर जो है वो बाद में कॉज हुआ है। तो इस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए एक फॉर्मूला होता है जिसको हम बोलते हैं पपेज रूल। तो पपेज रूल की हेल्प से आप ये चीज़ आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि स्कल में जो इंजरीज कॉज हुई हैं, जो फ्रैक्चर कॉज हुआ है, उसका सीक्वेंस क्या रहा होगा। तो यहाँ पर अब पपेज रूल क्या होता है इसका मैंने सेपरेट वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, तो आप लोग को यूट्यूब पर डायरेक्टली सर्च करना होगा पपेज रूल बाय सैवी फॉरेंसिक्स, आपको आराम से मिल जाएगा। आप उस वीडियो को देख लेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं कि पपेज रूल क्या होता है, ठीक है। और पपेज रूल पता होना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी ये चीज़ तो जानना आपको बहुत ज़रूरी है कि पपेज रूल की हेल्प से आप स्कल में जो इंजरीज कॉज हुई हैं उसके सीक्वेंस को आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट अगर हम चलें तो अगला एक टर्म आता है आपका जिसको हम बोलते हैं वेंडेटा मर्डर। ये जो टर्म रहता है एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म कह सकते हैं और आपको पता भी होना चाहिए। स्पेलिंग होती है VENDETA। यहाँ पर होता क्या है, जब कोई इंडिविजुअल यानी कि कोई कल्प्रिट अपने विक्टिम से, मतलब जो भी विक्टिम है उससे जो बहुत ज़्यादा रिवेंज की कंडीशन से बहुत ज़्यादा दुश्मनी हुई है, तो ये जनरली जब बहुत ज़्यादा रिवेंजफुल होमिसाइड की कंडीशन होती है तो वहाँ पर जो कल्प्रिट होता है वो विक्टिम के फेस पर, स्पेशली फेस पर बहुत सारे स्टैब वुंड्स कॉज करता है और उसके फेस को बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय कर देता है, बहुत ज़्यादा म्यूटिलेट कर देता है और बेसिकली क्रिस क्रॉस कुछ इस तरह के
स्टैब वुंड्स, कुछ इस तरह के कट्स उसके पूरे फेस पर लगाता है और उसके अलावा उसकी पूरी बॉडी पर भी बहुत सारे स्टैब वुंड्स देखने को मिल सकते हैं। तो कुछ इस तरह की जब कंडीशन होती है तो उसको हम बोलते हैं वेंडिटा मर्डर। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट थी। इसके बाद में नेक्स्ट आपका टर्म आता है जिसको हम बोलते हैं राकून आई। तो राकून आई क्या होता है ये भी पता होना आपको बहुत ज़रूरी है। बेसिकली ये कुछ अलग से मैंने टर्म्स यहाँ पर बताए हुए, क्योंकि बाकी जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो मैं ये मानकर चल रही हूँ कि आपको पता होगी, क्योंकि आप लोग मास्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं, नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बहुत सारे हैं जो कि नेट क्लियर भी कर चुके हैं। तो उनके लिए फैक्ट का एग्ज़ाम देना थोड़ा सा आसान हो जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं आते हैं वहाँ पर। तो इसी वजह से जो बेसिक चीज़ें हैं वो मैं यहाँ पर नहीं करा रही हूँ, सिर्फ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मुझे लग रहे हैं, कुछ अलग सी चीज़ मुझे पढ़ने के टाइम पर मिल रही है, तो मैं बस वही चीज़ यहाँ पर इंक्लूड कर रही हूँ। तो राकून आई क्या होता है, इसको हम ब्लैक आई भी बोल सकते हैं, या फिर इसको हम स्पेक्टिकल हीमेटोमा भी बोल सकते हैं। ब्लैक आई या फिर स्पेक्टिकल हीमेटोमा। तो इसमें होता क्या है, अगर हम बात करें ब्लैक आई की, तो ब्लैक आई क्या होता है, एक तरह की कंडीशन होती है जहाँ पर आपके फोरहेड पर, यानी कि जो आपका स्कल है, आपकी फेस है, तो आपके फोरहेड पर बहुत ज़्यादा ब्लंट ट्रॉमा हुआ है, कुछ बहुत ज़्यादा हार्ड तरह से, बहुत ज़्यादा फोर्स के साथ में कोई चीज़ हिट करी है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो आपकी ब्लड वेसल्स होती हैं वो रप्चर हो जाती हैं। और बेसिकली कौन सी ब्लड वेसल्स, जो आपके फेस से अटैच रहती हैं और जो कि आपके आई ऑर्बिट के लोअर मार्जिन पर अवेलेबल होती हैं। तो जो आपके आई ऑर्बिट 2 रहती हैं, तो आई ऑर्बिट के लोअर मार्जिन पर जो आपकी फेशियल मसल्स होती हैं, आपकी जो वेसल्स होती हैं वो रप्चर कर जाती हैं, ब्लड वेसल्स रप्चर कर जाती हैं, और उसमें बहुत ज़्यादा डैमेज कॉज होता है। वहाँ पर जो ब्लड रहता है वो आपका क्लॉट बनने लगता है, और इस चीज़ को हम बोलते हैं एक्टोपिक कॉन्ट्यूजन, या फिर इसको हम पेरी ऑर्बिटल हिमेटोमा भी बोलते हैं। तो ब्लैक आई का मतलब हुआ कि जो आपकी आई है, आई ऑर्बिट के नीचे आपका जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो आपकी डैमेज कर जाती हैं, वो आपकी रप्चर कर जाती हैं। और ये होता कब है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा फोर्स के साथ में आपके फोरहेड पर हिट करता है, जिसको हम ब्लंट ट्रॉमा बोलते हैं। तो अगर ब्लंट ट्रॉमा आपके फोरहेड के ऊपर हो रहा है तो उस वजह से ये चीज़ होती है, इसको हम ब्लैक आई बोलते हैं। नेक्स्ट, इसका जो ब्लैक आई का दूसरा नाम होता है, इसको हम एक्टोपिक कॉन्ट्यूजन या फिर पेरी ऑर्बिटल हिमेटोमा भी बोलते हैं। तो ये जो मैं अदर नेम्स बता रही हूँ ये सब आप थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिएगा। उसके बाद में नेक्स्ट अगर हम बात करें स्पेक्टिकल हीमेटोमा की, तो स्पेक्टिकल हीमेटोमा भी कुछ ऐसा ही होता है। यहाँ पर होता क्या है कि जब आपके स्कल के बेस पर, बेस मतलब नीचे साइड से, यानी कि जो आपका मैग्जिला या फिर मैंडिबल वाला पोर्शन होता है, वहाँ पर कोई आपका फ्रैक्चर होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो आपके आईज़ के सॉफ्ट टिश्यूज़ होते हैं उनके सराउंडिंग्स में आपका ब्लड का कलेक्शन होने लगता है। तो वो चीज़ आपकी कहलाती है स्पेक्टिकल हेमाटोमा, यानी कि जो आपके स्पेक्टिकल्स, आपको पता होगा जो आपके स्पेक्टिकल्स यानी कि जो आप चश्मे यूज़ करते हैं उसको हम स्पेक्टिकल बोलते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर टर्म दिया गया है कि जो आपकी ऑर्बिट्स रहती हैं उसके सराउंडिंग्स में आपका जो ब्लड वेसल्स अवेलेबल होती हैं उसमें जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो रप्चर कर जाती हैं, और उसकी वजह से वो पूरा आपका क्लॉटिंग हो जाती है, बहुत आपको डार्क कलर नज़र आएगा। तो वो चीज़ कहलाती है आपकी स्पेक्टिकल हेमाटोमा। तो ब्लैक आई और स्पेक्टिकल हेमाटोमा दोनों एक ही चीज़ें हैं, बस फ़र्क इस चीज़ का है कि फोर्स अप्लाई किस डायरेक्शन से हो रहा है। अगर आपके फोरहेड पर अप्लाई हो रहा है तो वो आपका ब्लैक आई, और स्पेक्टिकल हेमाटोमा में क्या है, जब आपका फोर्स बेस से अप्लाई हो रहा है आपके स्कल पे, तो वो चीज़ जब डैमेज होगा तो उसको हम बोलेंगे स्पेक्टिकल हेमाटोमा, क्योंकि स्पेक्टिकल हेमाटोमा में आपकी पूरी आई के सराउंडिंग ही आपको पूरा ब्लैकनेस नज़र आएगी। और जो आपका ब्लैक आई होता है वहाँ पर जनरली नीचे की साइड में आपको देखने को मिलेगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी केसेस मिलते हैं जहाँ पर लोअर मार्जिन के साथ साथ अपर मार्जिन भी होगा, तो उसको हम कहते हैं ब्लैक आई। अब ब्लैक आई और स्पेक्टिकल हेमाटोमा के लिए एक टर्म यूज़ करा जाता है साथ में, जिसको हम बोलते हैं राकून आई। सो उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा कि राकून आई क्या है। जो ब्लैक आई है और स्पेक्टिकल हेमाटोमा है, इसी के लिए हम एक टर्म यूज़ करते हैं जिसको हम बोलते हैं राकून आई। तो अगर कोई आपसे राकून आई पूछेगा तो वही चीज़ आप बताएंगे कि फोरहेड पे किसी ने इंजरी करी है या फिर बेस से, स्कल के बेस पर कोई डैमेज कॉज हुआ है, तो आपकी आई ऑर्बिट्स के सराउंडिंग में जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो रप्चर कर जाती हैं और ब्लैकनेस आपको नज़र आती है, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं राकून आई। ठीक है,
सो आज की वीडियो में आपका जो इंजरीज रहता है, इंजरी वाला पोर्शन, हेड इंजरी बेसिकली, उससे रिलेटेड बहुत सारे टर्म्स को हमने सीखा है। उम्मीद करती हूँ आपको सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, बट फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और बाकी इस वीडियो को अभी करते हैं एंड। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन के साथ में जो बहुत इंपॉर्टेंट होगी आपके लिए। एंड एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि इस वीडियो को प्लीज़ सभी के साथ में शेयर कर दीजिएगा, ताकि सभी लोग इस वीडियो से पढ़ पाएँ, कुछ उनको नया सीखने को मिले। एंड वीडियो में बताई गई इन्फॉर्मेशन से कुछ आपको नया जानने को मिल रहा है, आपको समझ में आ रहा है, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे फॉर डेली अपडेट्स। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी हियर।